नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त रुपेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा एजुकेशनल चैनल RKS ट्यूटोरियल। आज का वीडियो लेसन क्लास 7 के उन बच्चों के लिए है जो 26 दिसंबर 2020 को साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन SOF द्वारा आयोजित नेशनल साइंस ओलंपियाड NSO के ऑनलाइन लेवल 1 एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा इस एग्ज़ाम में पूछे गए सभी क्वेश्चंस के आंसर्स और वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, और आप जान पाएंगे NSO लेवल 1 एग्ज़ाम 2020 में अपना स्कोर। स्टूडेंट्स, NSO लेवल 1 एग्ज़ाम का पहला सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग। अनफॉर्चुनेटली इस सेक्शन में स्टार्ट के 4 क्वेश्चंस मुझे अवेलेबल नहीं हो पाए। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहते हैं तो आप मुझे मेरे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कभी भी पूछ सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, यहाँ जो वर्ड आपको दिया गया है वह है ATTENTION यानी अटेंशन। इसका थर्ड लेटर है T, फोर्थ लेटर है E, फिफ्थ लेटर है N और एट्थ लेटर है O। इस तरह T, E, N और O से अगर मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है तो उसका दूसरा लेटर आंसर होगा, और अगर इनसे कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता तो आंसर है X। और अगर इन चारों लेटर से एक से ज़्यादा मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं तो आंसर है M। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि T, E, N और O से हम एक वर्ड नोट NOTE नोट बना सकते हैं, जिसकी मीनिंग टिप्पणी यानी कमेंट या सुर यानी सिंगिंग वॉइस की क्वालिटी या लेवल हो सकते हैं। इसी तरह T, E, N और O से हम लोग TONE टोन भी बना सकते हैं, जिसका मीनिंग सुर होता है। इस तरह हम देखते हैं कि क्वेश्चन में बताए गए अल्फ़ाबेट्स T, E, N और O से 2 मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन C यानी M। क्वेश्चन 6 बेस्ड है ऑड वन यानी डिफरेंट को चुनने पर। यहाँ ऑप्शन C को छोड़कर बाकी सभी फिगर्स में कोई भी शेप दूसरे शेप को टच नहीं करता है। देयरफॉर ऑप्शन C ही जो है वो डिफरेंट है, इसलिए आंसर है ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इस फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं। आप स्क्वायर्स को काउंट करते जाइए और देखते जाइए कि ऑप्शंस में किस किस से ज़्यादा हो रहा है। यहाँ आप ध्यान से देखिए, 2 रेक्टेंगल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इस तरह से 5 स्क्वायर्स बनते हैं। फिर लेफ़्ट से राइट देखिए, यहाँ आपको 3 स्क्वायर्स मिलते हैं। इस तरह इसमें कुल 8 स्क्वायर्स हैं स्टूडेंट। अगर यहाँ रेक्टेंगल्स की संख्या पूछी जाती तो वो 8 से ज़्यादा होते, पर यहाँ स्क्वायर्स पूछे जा रहे हैं और वो यहाँ पर टोटल 8 हैं, इसलिए आंसर है ऑप्शन B यानी 8। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ तीनों फिगर्स में सेम रूल फॉलो हो रहा है स्टूडेंट्स, और हमें उस रूल को आइडेंटिफाई करना है। आप ध्यान से देखिए, पहले फिगर में 5 + 6 + 3 यानी 14 का स्क्वायर यानी 196 ही तीसरा नंबर है। इसी तरह दूसरे फिगर में भी 8 + 7 + 9 यानी 24 का स्क्वायर यानी 576 ही तीसरा नंबर है। तो इस रूल पर 1156 का स्क्वायर रूट यानी 34 बाकी तीनों नंबर्स के सम के बराबर होगा। इसलिए रिक्वायर्ड नंबर जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा 34 माइनस होल ऑफ 9 + 18 दैट इज 34 - 27 दैट इज 7। इसलिए आंसर है ऑप्शन B यानी 7। क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स, यहाँ हमें उस रीजन को चुनना है जो बैकवर्ड तो है पर अनएजुकेटेड भी है। इसलिए हमें स्क्वायर्स में तो रहना है पर ट्रायंगल से बाहर रहना है। फिर ये पीपल एम्प्लॉयड भी हैं, इसलिए हमें सर्कल के भीतर रहना है। इसलिए ये रीजन 5 से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन B
दैट इज 5। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ कुल 9 फिगर्स हैं स्टूडेंट्स, जिनसे हमें आइडेंटिकल 3 फिगर्स को एक साथ रखना है। यहाँ 1, 5 और 7 में सेम फिगर्स का कलेक्शन है। पेंटागन टू पेंटागन, रेक्टेंगल रेक्टेंगल और ट्रायंगल टू ट्रायंगल। 2, 3, 9 में डिफरेंट फिगर्स का कलेक्शन है। सर्कल में स्क्वायर, रेक्टेंगल में ट्रायंगल और हेक्सागन में सर्कल। 4, 6, 8 में प्रत्येक फिगर 3 इक्वल पार्ट्स में बटा है। इस तरह का फिक्स्ड पैटर्न आपको बाकी के 3 ऑप्शंस में नहीं मिलता। देयरफॉर आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट सेक्शन स्टूडेंट्स, साइंस। इसमें क्वेश्चन 1 में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। ऑप्शन डी को पढ़िए। आपको पता है फूड से वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? यस, दिस ऑर्गन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ आपको कहा जा रहा है कि यह वर्क फूड पाइप करता है, जो सरासर रॉन्ग है, इसलिए आंसर है ऑप्शन डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें हमें एक ऐसे प्लांट को चुनना है जो पैरासाइटिक भी है और हेटरोट्रॉफ भी। हमें पता है कि रोज़ यानी गुलाब इन दोनों कैटेगरी से बाहर है, यानी ये ऑटोट्रॉफ है। सनड्यू और नेपेंथिस हेटरोट्रॉफ्स हैं, यानी ये फूड सिंथेसिस नहीं कर सकते, पर ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, और दूसरे प्लांट पर डिपेंड नहीं करते ग्रो करने के लिए। एक्चुअली ये इंसेक्टिवोरस तो हैं पर पैरासाइटिक नहीं हैं। केवल कस्क्यूटा यानी मिसलटो ही एक ऐसा हेटरोट्रॉफ है जो पैरासाइटिक भी है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कस्क्यूटा। क्वेश्चन नंबर 3, स्टूडेंट्स, वी नो दैट बकरवाल इज अ स्पीसीज ऑफ सीप, नॉट ऑफ गॉट, सो दिस इज अ रॉन्ग मैच, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट्स, यहाँ हेम्प ही एक ऐसा फाइबर है जो हेम्प ट्री से मिलता है, एनिमल से नहीं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, स्टूडेंट्स, यहाँ हमें बताना है कि किस फाइबर को जलाने पर हमें पेपर बर्निंग जैसी स्मेल मिलती है। तो हम जानते हैं कि कॉटन क्लॉथ्स जलने पर बर्निंग ऑफ पेपर जैसी स्मेल देते हैं, इसलिए आंसर है ऑप्शन ए यानी कॉटन। क्वेश्चन नंबर 6, स्टूडेंट्स, हमें इस फिगर को पहचानना है। स्टूडेंट्स, यह रेन गॉज है जो रेनफॉल की मेजरमेंट करता है, देयरफॉर आंसर है ऑप्शन बी रेनफॉल। क्वेश्चन 7, स्टूडेंट्स, यह एक फूड वेब है जिसमें टी, पी, क्यू, आर, एस सभी को खाता है, क्यू पी को, आर क्यू को और एस आर को खाते हैं। इस तरह पी ग्रास, क्यू माउस, आर स्नेक और एस ईगल हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट नहीं है। अगर क्यू की पॉपुलेशन बढ़ती है तो पी की पॉपुलेशन घटेगी, इसलिए ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट नहीं है। डिकम्पोजर्स की तरह ही यहाँ टी, पी, क्यू, आर, एस सभी को खाता है, देयरफॉर यह डिकम्पोजर हो सकता है स्टूडेंट्स, इसलिए ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट नहीं। ऑप्शन बी को ध्यान से पढ़िए। एस के पॉपुलेशन में डिक्लाइन यानी कमी आर के पॉपुलेशन पर नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, यानी आर का पॉपुलेशन बढ़ेगा। देयरफॉर स्टूडेंट्स ऑप्शन बी ही इनकरेक्ट है, यानी आंसर है ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज देम एज ट्रू एंड फॉल्स वंस।
तो जो पहला इसमें अल्टरनेटिव है स्टूडेंट्स, वो है द प्रोसेस ऑफ वाटर सिपिंग इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ये करेक्ट है। वाटर इन एक्विफायर्स कैन बी पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स एंड हैंड पम्प्स। ये भी करेक्ट है स्टूडेंट्स। 22 मार्च ऑफ ईच ईयर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। ये भी करेक्ट है। बावली इज़ अ मॉडर्न मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि बावली जो है वो एक एंशियंट मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है वाटर हार्वेस्टिंग का। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो हमें उस ऑप्शन को देखना है जहाँ पर कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो है वो ट्रू बताए गए हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो है स्टूडेंट्स वो पहले ऑप्शन में हमें ट्रू बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑप्शन 1 है हमारा, ऑप्शन ए, वो एप्रोप्रिएट आंसर है ना। द आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ हमें कॉकरोच और पीजन के ब्रीदिंग ऑर्गन्स को बताना है। हम जानते हैं कि कॉकरोच स्पिरेकल से और पीजन्स लंग्स से ब्रीथ करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एमोनोटेलिक, यूरोटेलिक और यूरिकोटेलिक टर्म्स को समझ लेते हैं। एमोनोटेलिक वे ऑर्गेनिज्म्स हैं जो मुख्य रूप से अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं स्टूडेंट्स। इसके एग्जांपल्स हैं एक्वेटिक एनिमल्स, प्रोटोजोआंस, फिश और लीच एट्सेट्रा। यूरिकोटेलिक वे एनिमल्स हैं जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं इंसेक्ट्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स और बर्ड्स। यूरियोटेलिक वे एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं कार्टिलेजिनस फिश, फ्यू बोनी फिशेस, एडल्ट एम्फीबियंस यानी लैंड वाटर दोनों में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, और ह्यूमन शार्क के साथ साथ सभी मैमल्स जो अपने बच्चों को मिल्क फीड करवाते हैं। इस तरह हम करेक्ट आंसर चुन सकते हैं और वह है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ हमें करेक्ट मैच ढूंढना है। हम जानते हैं कि जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करता है, फूड ट्रांसपोर्ट नहीं करता। सीव ट्यूब फ्लोएम के पार्ट्स होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में तैयार फूड को सभी प्लांट पार्ट्स तक पहुंचाता है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन इनके द्वारा नहीं होता। फ्लोएम प्लांट फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करता। इस तरह ए, बी और सी ये तीनों ही ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं स्टूडेंट्स। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन दोनों में एक्टिव रोल प्ले करता है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। इसलिए आंसर है ऑप्शन डी। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि बीज फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करते समय पॉलन यानी एक्स कलेक्ट करते हैं। इसके लिए वे अपने लेग्स से एंथर को टच करते हैं जिस पर पॉलन प्रोड्यूस होते हैं। एंथर यहाँ क्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है, देयरफॉर आंसर है ऑप्शन बी यानी क्यू। क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट्स यहाँ एक्स और वाई दोनों को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। दोनों प्लांट्स के फ्लावर्स को कवर करने पर पॉलिनेशन सिर्फ उसी प्लांट में हो पाएगा जो बाइसेक्सुअल होगा। विदाउट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स नहीं बन सकते, और वाटर द्वारा पॉलिनेशन का स्टेटमेंट भी रॉन्ग है स्टूडेंट्स। इसलिए प्लांट एक्स बाइसेक्सुअल है क्योंकि कवर्ड होने पर भी इसमें पॉलिनेशन हुआ, जबकि यूनिसेक्सुअल होने के कारण कवर्ड होने पर वाई में पॉलिनेशन नहीं हुआ और फ्रूट्स नहीं बने। इसलिए आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट्स यहाँ एप्रोप्रिएट वर्ड्स फिल करने के बाद यह पैराग्राफ होगा। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर मील। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स needed by our body. In addition to these, our body also require roughage and water. Both carbohydrates and fats provide energy, whereas proteins are needed for
बिल्डिंग और ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अब आप इजीली आंसर चुन सकते हो और वह है ऑप्शन बी, दैट इज वाटर एंड रफेज। क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट्स, बनाना का रूट सिस्टम तो फाइब्रस ही होता है, पर इसका लीफ वेनेसन रेटिकुलेट नहीं बल्कि पैरेलल होता है, और हमें इनकरेक्ट मैच ही ढूंढना था, इसलिए आंसर है ऑप्शन ए। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 16। स्टूडेंट्स, जूट बैग बायोडिग्रेडेबल भी है और रीयूजेबल भी। टिश्यू पेपर बायोडिग्रेडेबल तो होते हैं, पर जनरली इनका सिंगल यूज ही किया जाता है। इसी तरह मेटल पेन बायोडिग्रेडेबल नहीं होते पर रीयूजेबल होते हैं, इसलिए सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 17। स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन में जो 3 टर्म्स हैं उसमें पहला यानी फ्रूट पील एक बायोडिग्रेडेबल आइटम है, जबकि यूज्ड सिरिंज और प्लास्टिक टिफिन नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं। इस तरह ऑप्शन ए में चपाती एक बायोडिग्रेडेबल आइटम है और बाकी के 2 आइटम्स यूज्ड यूरिन बैग और ग्लास बॉटल नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं, इसलिए आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18। स्टूडेंट्स, एंट्स में फॉर्मिक एसिड होता है जो उनके द्वारा बाइट किए जाने पर हमारे शरीर में इंजेक्ट हो जाता है। कैलामाइन एक बेसिक सॉल्यूशन है जो इस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमें तेज पेन से रिलीफ करता है। देयरफॉर यहाँ पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पर दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ दिए गए सब्सटेंसेस का एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में सही क्लासिफिकेशन इस तरह होगा। स्पिनच जूस एल्कलाइन यानी बेसिक, बेकिंग सोडा बेसिक, वॉशिंग पाउडर बेसिक, शैम्पू एसिडिक, टूथपेस्ट बेसिक। इसलिए स्टूडेंट्स इनकरेक्ट मैसेज हैं 1 और 3 जो ऑप्शंस में मौजूद ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20। स्टूडेंट्स, दिए गए सब्सटेंसेस में मौजूद एसिड्स हैं ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, टेमरिंड में टार्टरिक एसिड। यहाँ ऑप्शंस में ए, बी, सी और डी को पी, क्यू, आर, एस लिखा गया है, इसलिए करेक्ट मैच है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21। स्टूडेंट्स, लाइम वाटर से CO2 पास करने पर CaCO3 का फॉर्मेशन होता है ना। लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जिसका कलर मिल्की होता है, इसलिए आंसर है ऑप्शन बी यानी कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ हम दिए गए चेंजेस को इस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन is a chemical changes, rusting of iron vessel chemical changes, crystallization physical changes, spoilage of food chemical changes, boiling of water is a physical change, इसलिए आंसर यानी करेक्ट मैच है ऑप्शन बी। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 23। स्टूडेंट्स, स्टोन ओपेक होता है और ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। सैंड की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा और सॉडस्ट की डेंसिटी वाटर से कम होती है। विनेगर और ग्लिसरीन दोनों ही मिक्सिबल विथ वाटर होते हैं। चॉक वाटर में इंसॉल्युबल है और ग्लूकोज वाटर में सॉल्युबल है, इस तरह करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24। स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइजेशन प्यूरिफिकेशन का एक प्रोसेस है जिसमें हमें इम्प्योर सैंपल से प्योर सॉलिड सब्सटेंस के क्रिस्टल्स मिलते हैं, और सॉल्ट हमें सी वाटर के इवेपोरेशन से मिलता है, ना कि सेडिमेंटेशन से। इस तरह स्टेटमेंट 1 करेक्ट है जबकि स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो है आंसर
वो है, इसलिए यहाँ जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 25। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि वेट क्लॉथ्स के ड्राई होने के लिए इवेपोरेशन ऑफ वाटर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जो समर में यानी हीट मिलने पर तेज होता है, लेकिन हीट ना मिलने पर भी इवेपोरेशन रुकता नहीं, इसलिए कपड़े बिना हीट के भी थोड़ी देरी से सूख सकते हैं, इसलिए आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 26। स्टूडेंट्स, 50 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रेंज -112 डिग्री सेल्सियस से 78 डिग्री सेल्सियस के रेंज में आता है, जबकि बाकी के तीनों रेंजेस इस रेंज को कवर नहीं करते, इसलिए आंसर है ऑप्शन बी, यानी एल्कोहल ओनली। मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 27। स्टूडेंट्स, दूसरे थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी ज़्यादा है क्योंकि वो सेम टेम्परेचर डिफरेंस पर ज़्यादा एक्सपेंड करता है, जबकि रेंज ऑफ टेम्परेचर थर्मोमीटर के लेंथ और लिक्विड के फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं दी गई है, इसलिए दूसरे थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी ज़्यादा है, बस यही करेक्ट है, इसलिए आंसर है ऑप्शन डी। मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 28। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जितना ज़्यादा होगा स्पीड उतनी ही अधिक होगी। यहाँ 10 से 15 सेकेंड के बीच है ना, 10 to 15 सेकेंड के बीच ग्राफ का स्लोप सबसे अधिक है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29। स्टूडेंट्स, यहाँ पहले ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ हम देखते हैं कि एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन लगातार चेंज होती जा रही है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन ए। मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 30। स्टूडेंट्स, यहाँ ऑप्शन एक को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शन में दिए गए सारे सर्किट्स ओपन हैं, इसलिए केवल फर्स्ट ऑप्शन में ही बल्ब ग्लो करेगा। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये आयरन और स्टील के बने होते हैं, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ मूव ऑन। स्टूडेंट्स, किसी मिरर में अपने बिहाइंड या पीछे की कोई चीज़ अगर हम नहीं देख पा रहे हैं तो उसे देखने के लिए हम 2 वेज यूज़ कर सकते हैं। पहला कि मिरर के नज़दीक जाएं या लेफ़्ट या राइट मूव करें। मिरर की ओर यानी इसके क्लोज मूव करने पर पी नहीं दिखेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है वो मिरर के बिल्कुल एज यानी किनारे के जस्ट अपोजिट खड़ा है। अगर वह एज लाइन पर ना रहकर मिरर के लेंथ के बीच कहीं खड़ा रहता तो क्लोज जाने पर किसी एक पोजीशन पर उसे पी दिख सकता था, क्योंकि पी से इंसिडेंट और मिरर से रिफ्लेक्टेड रेज वहाँ आई तक पहुँच सकती थी। यहाँ जो मेथड काम करेगा वह लेफ़्ट या राइट मूव करना है। ऑब्जेक्ट पी ऑब्जर्वर ओ के लेफ़्ट है, इसलिए उसे देखने के लिए ओ को अपने राइट मूव करना होगा। अगर P से मिरर के एज पॉइंट N पर इंसिडेंट होने वाली रे Pn को कंसीडर करें तो उस पर पॉइंट Q बिल्कुल O के सेम लेवल पर यानी O से मिरर के पैरेलल जाने वाली लाइन X पर सिचुएटेड है, जिससे OQ इज इक्वल टू 1 डिवीज़न इज इक्वल टू 1 मीटर। Pn की रिफ्लेक्टेड रे NZ होगी जो XY को R पर इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए O अगर मिनिमम डिस्टेंस चलकर R पर आ जाए तो उसे P विजिबल हो जाएगा। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार एंगल QNO इज इक्वल टू एंगल RNO, देयरफॉर QN इज इक्वल टू RN, और ग्राफ पर NO इज परपेंडिकुलर टू RQ, देयरफॉर OR इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू 1 डिवीज़न इज इक्वल टू 1 मीटर।
इसलिए ओ को मिनिमम डिस्टेंस अपने राइट साइड में 1 मीटर चलना होगा। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ग्राफ को अगर आप केयरफुली व्यू करें तो यह सारा कैलकुलेशन आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि क्लॉक का मिनट हैंड 1 आवर में 60 मिनट्स पूरा करके अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। इस तरह वह उस सर्किल जिसकी रेडियस उसके लेंथ के बराबर है उसके सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है, पर इनिशियल पोजीशन पर लौटने के कारण उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसलिए सही आंसर है बी। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ B2 के फ्यूज होने पर सिर्फ B1 का कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से बना रहेगा, जिससे वह जलता रहेगा। लेकिन B2 के फ्यूज होने पर सारे बल्ब्स का कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से टूट जाएगा स्टूडेंट्स, यानी उनके सर्किट्स ब्रेक कर जाएंगे। इसलिए B1 को छोड़कर सभी बल्ब ऑफ हो जाएंगे। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी। तो इस तरह हमारा दूसरा सेक्शन कंप्लीट होता है। चलते हैं थर्ड सेक्शन की ओर, अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, गिवन डिकोटोमस की को केयरफुली स्टडी करने पर हमें QRST में जो फाइबर्स छुपे हैं वो इस प्रकार मिलते हैं। Q कॉटन है, R जूट है, S सिल्क है और T वूल है। ऑप्शन बी में दिए गए स्टेटमेंट को छोड़कर बाकी के तीनों ऑप्शंस में दिए गए स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑप्शन सी का स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बच्चों, क्योंकि S सिल्क है जो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्बिंग क्लॉथ नहीं है। हम सभी जानते हैं कि कॉटन मोस्ट वाटर एब्जॉर्बिंग क्लॉथ है, इसलिए आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, यहाँ X ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया को शो करता है जो पूरे ईयर वार्म और मॉइस्ट रहता है, जहाँ एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। रेड आइड फ्रॉग जिनके पैरों पर ट्री क्लाइंबिंग के लिए स्टिकी पैड पाए जाते हैं, यहीं पाए जाते हैं। वाई जहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दिखाया गया है, डेजर्ट शो करता है स्टूडेंट्स, जहाँ कैमल्स जैसे जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है। जेड पोलर रीजन्स को शो करता है बच्चों, क्योंकि इसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है। यहाँ पोलर बियर्स जैसे एनिमल्स को स्किन के नीचे थिक लेयर ऑफ फैट नेचर ने प्रदान किया है जो उसे कोल्ड से बचाता है। इस तरह वाई पर हाई टेम्परेचर होता है तो वहाँ बर्ड्स को ठंड से बचने के लिए हडल करने की ज़रूरत ही नहीं, और वे हडल वार्म रहने के लिए करते हैं बच्चों, ना कि कूल रहने के लिए, है ना। तो इस तरह यहाँ जो करेक्ट आंसर है बच्चों, हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना था, और वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, है ना। बर्ड्स लिविंग इन प्लेस वाई हडल टुगेदर टू कीप देमसेल्फ कूल, ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है ना। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ एक फूड वेव आपको दिया गया है स्टूडेंट्स, इसे केयरफुली स्टडी कीजिए। यहाँ आपको जो फूड वेव्स मिलेंगे वो होंगे, द फर्स्ट वन प्लांट मैन, सेकेंड प्लांट हैन मैन, थर्ड प्लांट रैट कैट, फोर्थ प्लांट हैन कैट, फिफ्थ प्लांट रैट आउल,
सिक्स्थ प्लांट hen wolf, सेवेंथ प्लांट grasshopper frog snake owl, एट्थ प्लांट grasshopper frog snake peacock wolf, नाइन्थ प्लांट grasshopper sparrow snake owl एंड टेंथ प्लांट grasshopper sparrow snake peacock wolf। इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ 10 फूड वेब्स हैं, 8 नहीं। फिर यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं हेन, मैन, रैट और ग्रासहॉपर, यानी 4 प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं स्टूडेंट्स मैन, कैट, आउल, वुल्फ, फ्रॉग और स्पैरो। इस तरह यहाँ 6 सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। टॉप कंज्यूमर्स हैं मैन, कैट, आउल, वुल्फ। यहाँ आउल और वुल्फ सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी हैं स्टूडेंट्स। इस तरह यहाँ कुल 4 टॉप कंज्यूमर्स हैं। इस तरह यहाँ केवल ऑप्शन सी में दिया गया स्टेटमेंट ही करेक्ट है स्टूडेंट्स, इसलिए आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ हमें जो दिया गया पैसेज है स्टूडेंट्स, एक पैराग्राफ है, वहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए गए हैं। अगर आप इसे केयरफुली रीड करो तो आपको इन ब्लैंक्स के लिए जो सही आंसर मिलेगा वो आपको दिया गया है ऑप्शन ए में, है ना। तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जो अचीवर सेक्शन में लास्ट क्वेश्चन है। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स t इज इक्वल टू 2π√L/g, यानी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो इसके लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी पेंडुलम का लेंथ जितना अधिक होगा उतना ही उसका टाइम पीरियड होगा। दूसरी तरफ यहाँ सभी बॉब्स के मास इक्वल हैं और t मास पर नहीं बल्कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। इसलिए t के लिए यहाँ जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो केवल लेंथ ऑफ पेंडुलम ही है। इसलिए सबसे अधिक टाइम पीरियड x का होगा, फिर z का और सबसे कम y का। देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट्स हमने लॉजिकल रीजनिंग, साइंस और अचीवर सेक्शन के तीनों सेक्शंस के सभी क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। आप अपने अपने आंसर्स इन आंसर से मैच कर लीजिए। अगर कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इस स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेसन में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब स्टडी कीजिए और बने रहिए आप।